नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अजीत सर और आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे, नेशनलिज्म और सेपरेटिज्म। और इसके साथ ही हम सर सैयद अहमद खान साहब और उनकी अलीगढ़ तहरीक यानी आंदोलन को समझेंगे। तैयार है सब? चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहले ये बताओ, ये नेशनलिज्म शब्द सुना है कभी, या राष्ट्रवाद? क्या होता है ये? अरे घबराओ मत, मुश्किल शब्द नहीं है। देखो, नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का सीधा सा मतलब है अपने मुल्क से प्यार, अपनी जमीन से, अपने लोगों से, अपनी तहजीब से प्यार। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरा भारत महान, वो जो फीलिंग आती है वही है राष्ट्रवाद। ये हमें जोड़ता है, एक बनाता है। हम सब एक कौम हैं, एक देश के लोग हैं। बात समझ आ रही है ना? और फिर आता है सेपरेटिज्म यानी अलगाववाद। ये इसका उल्टा है। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग अपने आप को बाकी लोगों से अलग समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी पहचान, उनके मफाद यानी हित अलग हैं और उन्हें एक अलग राह चुननी चाहिए। कभी कभी तो ये इतना बढ़ जाता है कि लोग एक अलग देश या अलग रियासत की मांग करने लगते हैं। ये थोड़ा पेचीदा मामला है और इतिहास में इसकी कई मिसालें मिलती हैं। आज हम इसी माहौल में सर सैयद अहमद खान साहब की बात करेंगे, जिन्होंने 19वीं सदी में मुसलमानों की हालत सुधारने के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो चलो पहले सर सैयद अहमद खान साहब से मुलाकात करते हैं। सर सैयद अहमद खान 1817 से 1898। एक परिचय। देखो बच्चों, सर सैयद अहमद खान एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने अपने दौर के मुसलमानों को नई राह दिखाई। इनका जन्म 1817 में दिल्ली में हुआ था, एक पढ़े लिखे और अमीर घराने में। इनका पूरा नाम था सैयद अहमद तकवी खान। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक तहरीक यानी आंदोलन का नाम बन गया। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुसलमानों की तरक्की और उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में लगा दी। अलीगढ़ तहरीक आंदोलन, एक शुरुआत। अब बात करते हैं अलीगढ़ तहरीक की। यह कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था, बल्कि इसने मुसलमानों की सोच और जिंदगी को बदल कर रख दिया। अलीगढ़ तहरीक बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि। सोचो, 1857 का गदर हुआ था, याद है ना? उस वक्त क्या हुआ था? अंग्रेजों ने मुगल सल्तनत को खत्म कर दिया था। इस गदर के बाद मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अंग्रेजों को लगा कि इस गदर के पीछे मुसलमान ही थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों पर खूब जुल्म किए। उनकी जमीनें छीन ली, उन्हें सरकारी नौकरियों से निकाल दिया। मुसलमान बेचारे पिछड़ते चले गए। वे अंग्रेजी शिक्षा से दूर रहे, पुरानी सोच पर अड़े रहे और खुद को बाकी समाज से अलग थलग महसूस करने लगे। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब ऐसे बुरे वक्त में कोई तो चाहिए था जो हाथ पकड़े, है ना? यही एंट्री होती है हमारे सर सैयद अहमद खान साहब की। उन्हें मुसलमानों की यह हालत देखी नहीं गई। उन्होंने सोचा, अरे भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें बदलना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी। अलीगढ़ मूवमेंट, बिलीफ्स, मान्यताएं। सर सैयद साहब का मानना था कि मुसलमान अगर तरक्की करना चाहते हैं तो उन्हें दो काम करने होंगे। आधुनिक शिक्षा अपनाना, उन्हें सिर्फ मजहबी तालीम से काम नहीं चलेगा, बल्कि अंग्रेजी और साइंस की पढ़ाई भी करनी होगी। वे कहते थे कि कुरान की तालीम और साइंस की तालीम एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि दोस्त हैं। अंग्रेजों से अच्छे रिश्ते बनाना। वे जानते थे कि अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेना अक्लमंदी नहीं है। उनका मानना था कि हमें अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम अपने हक पा सकें। उन्हें समझाना चाहिए कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य ऑफ अलीगढ़ तहरीक। इस तहरीक के बड़े साफ मकसद थे। मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना, मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में अच्छी जगह दिलाना, मुसलमानों में सामाजिक बुराइयों को दूर करना, जैसे पर्दा प्रथा, बहुविवाह यानी एक से ज्यादा शादी, और औरतों की शिक्षा को बढ़ावा देना, अंग्रेजों और मुसलमानों के बीच गलतफहमी को दूर करना। इनिशिएटिव्स, पहल ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद साहब ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि करके दिखाया। साइंटिफिक सोसाइटी, 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इसका काम था अंग्रेजी किताबों का उर्दू में तर्जुमा करना, ताकि लोग साइंस और दूसरे मज़ामीन यानी विषयों को अपनी ज़बान में पढ़ सकें। तहज़ीबुल अखलाक, ये एक रिसाला यानी पत्रिका था जिसे सर सैयद ने निकाला।
इसमें वे सामाजिक और मजहबी सुधारों पर लिखते थे। इसका मकसद था मुसलमानों की सोच को बदलना और उन्हें आधुनिक बनाना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज (MAO कॉलेज) ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में MAO कॉलेज की बुनियाद रखी। यहीं से तो अलीगढ़ तहरीक को असली उड़ान मिली। यही कॉलेज बाद में जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना, जो आज भी शिक्षा का एक बड़ा मरकज़ यानी केंद्र है। ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का अड्डा नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां मुसलमानों को सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि एक नया नज़रिया सिखाया जा रहा था। सर सैयद अहमद खान का रोल यानी भूमिका अलग अलग फील्ड्स में, एकेडमिक यानी शैक्षणिक और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एफिलिएशंस। सर सैयद सिर्फ शिक्षाविद नहीं थे, बल्कि वे राजनीति को भी समझते थे। वे जानते थे कि अगर मुसलमानों को उनका हक चाहिए तो उन्हें सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि सियासत में भी अपना रोल निभाना होगा। हालांकि शुरू में उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कांग्रेस ज्यादातर हिंदुओं की नुमाइंदगी करती है और मुसलमानों के मफाद अलग हैं। यहीं से कुछ लोगों को लगने लगा कि वे अलगाववाद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका असल मकसद मुसलमानों के मफाद की हिफाजत करना था। एजुकेशनल और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, पहले MAO कॉलेज, ये तो मैंने बताया ही, ये उनकी सबसे बड़ी विरासत है। उन्होंने ये साबित किया कि आधुनिक शिक्षा और इस्लाम एक साथ चल सकते हैं। औरतों की शिक्षा पर सर सैयद अहमद खान के विचार। उस जमाने में औरतों को पढ़ाना बहुत बड़ी बात थी। सर सैयद साहब शुरू में औरतों की मॉडर्न शिक्षा के मामले में थोड़ा एहतियात यानी सावधानी बरतते थे, लेकिन उनका मकसद कभी भी औरतों को शिक्षा से दूर रखना नहीं था। वे चाहते थे कि औरतों को ऐसी तालीम मिले जो उन्हें अच्छी गृहिणी और मां बना सके, और वे धीरे धीरे आधुनिक शिक्षा की तरफ भी बढ़ें। वे मानते थे कि अगर घर की औरतें पढ़ी लिखी होंगी तो पूरे घर का माहौल अच्छा होगा। मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस शुरू की। इसका मकसद था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक साथ लाना और शिक्षा के मुद्दे पर उनकी राय जानना। ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और शिक्षा के प्रचार प्रसार में इसका बहुत बड़ा हाथ था। डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद के राजनीतिक विचारों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला स्टेज 1887 तक। इस दौर में सर सैयद अहमद खान सभी भारतीयों को एक कौम मानते थे, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। वे हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े हामी थे। वे कहते थे कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत दुल्हन की तरह है जिसकी दो आंखें हैं, हिंदू और मुसलमान। अगर एक आंख में खराबी आ जाए तो दुल्हन खूबसूरत नहीं लग सकती। वे सरकारी नौकरियों में बराबरी और हिंदुस्तानियों को सियासत में ज्यादा रोल देने की वकालत करते थे। दूसरा स्टेज 1887 के बाद। इस वक्त तक इंडियन नेशनल कांग्रेस बन चुकी थी। कांग्रेस ने अपनी मांगें तेजी से उठानी शुरू कर दी थीं। सर सैयद साहब को डर लगने लगा कि अगर मुसलमान कांग्रेस में शामिल हुए तो वे हिंदुओं की बड़ी तादाद के सामने दब जाएंगे। उन्हें लगा कि कांग्रेस की मांगें जैसे इलेक्शन के जरिए नुमाइंदे चुनना मुसलमानों के हक में नहीं होंगी, क्योंकि मुसलमान संख्या में कम थे। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने और अपनी एक अलग राह बनाने की सलाह दी। यहीं से कुछ लोगों ने उन पर अलगाववाद का इल्जाम लगाया, लेकिन उनका मकसद सिर्फ मुसलमानों के मफाद की हिफाजत करना था। कंक्लूजन। तो बच्चों, सर सैयद अहमद खान एक दूरअंदेश नेता थे। उन्होंने मुसलमानों को पिछड़ेपन से निकालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उन्होंने उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ा, उनकी सामाजिक बुराइयों को दूर करने की कोशिश की और उन्हें एक नई सोच दी। उनकी अलीगढ़ तहरीक ने मुसलमानों की किस्मत बदलने में बहुत अहम रोल निभाया।